प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर यहाँ पे आज की इस वीडियोस में मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे कंक्रीट मटेरियल्स, है ना। ये सब्जेक्ट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और पिछले वीडियोस में कंक्रीट मटेरियल्स में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया था, है ना, उसका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो है मैंने करवाया था डिटेल सॉल्यूशंस के साथ, मतलब डिटेल डिस्कशंस किया था। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैंने कुछ जो है होमवर्क आपको दिया था, बट किसी ने भी जो है मुझे चैट बॉक्स में जो हमारा इंजीनियर प्लस ऐप है उसमें मैंने बोला था कि जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं, है ना, नोट्स वहां से आप ले सकते हैं। इंजीनियर प्लस ऐप पे मैंने डाल दिया है। प्लस जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको जो है पढ़ के आइएगा। बट बहुत ही कम लोग जो है वहां पे रिस्पॉन्ड किए, बट फिर भी मेरा कर्तव्य है आप लोगों के साथ शेयर करना। तो ये लास्ट वीडियोस मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अगर इसमें भी आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं रहेगा तो फिर अगली वीडियोस मैं नहीं लेकर आने वाला, है ना। क्योंकि जब आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, कम से कम एक दो स्टूडेंट भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तब तक फिर कैसे मैं करूँ यार। आप लोग रिस्पॉन्ड करोगे तब तो। मात्र मैंने देखा कि 30 से 40 स्टूडेंट्स ही जो है उस वीडियोस को देखे हैं। इसका मतलब कि पहला तो आप इंटरेस्ट नहीं जगा रहे हैं उस सब्जेक्ट में, दूसरा कि आप को वो जरूरी नहीं है ना, इसीलिए आप उस चीज को नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जो लोग रिस्पॉन्ड किए हैं अच्छी बात है, लेकिन इसमें उतना कम रिस्पॉन्ड आएगा तो भाई, क्योंकि इलेक्टिव पेपर अगर एक कॉलेज में भी अगर बात किया जाए, किसी एक कॉलेज में एक स्टूडेंट मतलब देखता है, तो एक कॉलेज में कम से कम 40 से 50 स्टूडेंट या उससे ज्यादा ही रहता है ना। क्योंकि हमारे कॉलेज में लगभग 70 स्टूडेंट थे सिविल का, है ना। तो एक कॉलेज में एक ही इलेक्टिव पेपर होता है, तो अगर किसी एक कॉलेज में भी देखेगा स्टूडेंट तो कम से कम 60-70 आएगा, 60-70 व्यूज आने चाहिए। और ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही कॉलेज में आपका कंक्रीट मटेरियल लिया गया है, और भी कई सारे कॉलेजेस में लिए गए हैं, राइट। तो कम से कम 100 व्यूज आने चाहिए ना यार। आप लोगों के लिए मैं मेहनत करूं, बट आप लोग नहीं देखें तो फिर वैसे मेहनत फिर मैं क्यों करूं? क्या मैं नहीं चाहता हर बार या हर साल आपको एक ही चीज गाइड करने के लिए, या एक ही चीज बार बार मुझे बोलना पड़े। लेकिन आप लोग जो है, मतलब सब नहीं, कुछ लोग हैं जो कमेंट तो कर देंगे कि सर इसका वीडियोस लाइए, मैं लेकर आ भी जाऊंगा, लेकिन वो शेयर नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि यार हम तो पढ़ लिए, हम पास हो जाएंगे, दूसरे को पास हो या ना हो। तो भाई हमारा मकसद ये नहीं है। अपना मकसद होना चाहिए कि सीखो, सिखाओ, ठीक है, लोगों को अवेयर करो। ये सेमेस्टर कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस नहीं है ना। ये सेमेस्टर एग्जाम्स है। सेमेस्टर में हर किसी को पास होना है, चाहे किसी का कम नंबर आए चाहे किसी का ज्यादा नंबर आए। अगर आप किसी को बता रहे हो अपने दोस्त को, अगर आपसे वो ज्यादा नंबर भी लेकर आ जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्क्स डजेंट मैटर कि आप अपने कैरियर में किस बुलंदी पे जाओगे, किस ऊंचाई तक पहुंचोगे। मार्क्स निर्भर नहीं करता है, वो आपके अंदर टैलेंट पे निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में किस लक्ष्य को प्राप्त करोगे। जो होमवर्क दिया वो होमवर्क भी आप लोग पूरा नहीं किए। मैंने बोला था पढ़ कर आने के लिए, कुछ लोग पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है। मुझे पता है कुछ लोग सिंसियर हैं और वो शेयर करते हैं, लेकिन उनके दोस्त लोग ही देखना नहीं पसंद करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, है ना। खैर, मैं स्टार्ट करता हूं। और हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है ना, जो कि मैंने दूसरा का ए रखा है, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ।
ये एग्जाम में पूछा गया है, ये आपका एग्जाम में पूछा गया है। ओके, तो क्वेश्चन है व्हाट इज हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट मेड अप ऑफ। जो हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट होता है वो कैसे बनता है और क्या होता है, और डिफरेंस बताना है आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट के बीच में। ओके, तो देखो भाई, यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट के बारे में अगर बात किया जाए तो हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, जिसको शॉर्ट में एचपीसी कहते हैं, एक ऐसा टाइप है कंक्रीट का जो कि पोजेस करता है सुपीरियर प्रॉपर्टीज को, मैंने बहुत अच्छा प्रॉपर्टीज रखता है जो कन्वेंशनल कंक्रीट होता है उसके कंपेयर में। जो हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट होता है ये बनता है आपका केयरफुली सेलेक्टिंग एंड प्रोपोर्शनिंग इट्स कंपोनेंट टू अचीव अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में और केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है ताकि वो स्पेसिफिक जो हाई परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है उसको वो अचीव कर सके। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आपके और क्या फीचर्स होता है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट का, तो सबसे पहला है सीमेंटियस मटेरियल। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट इंक्लूड्स अ combination of Portland cement, supplementary cementitious materials like fly ash, silica, fume, etc. Sometimes a specialty सीमेंट्स है ना, समटाइम्स हम लोग सीमेंट का भी जो है यहाँ पे यूज करते हैं। दूसरा है एग्रीगेट, हाई क्वालिटी वेल ग्रेडेड एग्रीगेट यूज किया जाता है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में ताकि जो स्ट्रेंथ और जो ड्यूरेबिलिटी है कंक्रीट का वो अचीव किया जा सके। इसके बाद है आपका वाटर सीमेंट मटेरियल रेशियो, है ना, यानी वाटर सीमेंटियस मटेरियल रेशियो, यानी वाटर सीमेंट रेशियो। तो लो वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग रखते हैं ताकि जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा आए, है ना, और परमेबिलिटी को रिड्यूस कर सके। इसके अलावा आपका है यहाँ पे केमिकल एडमिक्सचर्स, केमिकल एडमिक्सचर्स। तो हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में इनकारपोरेट करते हैं वेरियस केमिकल एडमिक्सचर्स को, जैसे सुपर प्लास्टिसाइजर्स। ये क्या करता है कि वर्कबिलिटी को इम्प्रूव करता है, रिड्यूस करता है वाटर कंटेंट को, और स्ट्रेंथ का जो डेवलपमेंट होता है उसको बढ़ाता है। कौन? तो एडमिक्सचर्स। इसके अलावा फाइबर रेनफोर्स्ड, तो जो फाइबर्स होते हैं जैसे स्टील हो गया, सिंथेटिक्स हो गए, ग्लासेस हो गए, ये ऐड किया जाता है ताकि जो टफनेस है, डक्टिलिटी है, या जो रेजिस्टेंस है क्रैकिंग का, उसे इम्प्रूव किया जा सके। बात किया जाए डिफरेंसेस की आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टाइपिकली फोकस करता है ऑन हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में, बट हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में एम्फेसाइज किया जाता है वेरियस प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ताकि वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस किया जा सके। प्रॉपर्टीज अगर बात किया जाए हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की, तो प्राइमरी एड्रेस करता है स्ट्रेंथ रिलेटेड पैरामीटर्स, लेकिन हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में टारगेट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी और भी कई सारे परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या किया जाता है, प्रॉपर्टीज को मेंटेन किया जाता है। टारगेट रहता है कि भाई सभी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जा सके। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी बात किया जाए हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की, तो इसका ड्यूरेबिलिटी कंसीडर किया जाता है ना, बट ये प्राइमरी फोकस नहीं होता है। लेकिन वही हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में बात किया जाए तो इसमें ड्यूरेबिलिटी पे स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज किया जाता है, मतलब फोकस किया जाता है। इसके लिए हम लोग जो भी वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करता है या उसको इनहेंस करने का काम करता है, उन सभी को प्रॉपर मेंटेनेंस दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की, तो इसका जो मिक्स डिजाइन होता है आफ्टर ऑफन प्रायोरिटीज
टू अचीव हाई स्ट्रेंथ विद ट्रेडिशनल मटेरियल्स। लेकिन हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट का जो मिक्स डिजाइन होता है वो केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है और उसमें सप्लीमेंट्री सीमेंटियस मटेरियल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं और भी केमिकल एडमिक्सचर्स होते हैं। एक केयरफुल सिलेक्शन किया जाता है ताकि उसका परफॉर्मेंस, जो कंक्रीट हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं उस कंक्रीट का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर और सही तरीके से हमारा मिल सके। ओके, इसके अलावा आपका यहाँ पे वर्केबिलिटी अगर बात किया जाए हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की, तो वर्केबिलिटी कम होता है ड्यू टू रिड्यूस वाटर सीमेंट रेशियो। लेकिन हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट का जो वर्केबिलिटी है वो मेंटेन रहता है हाई रेंज वाटर रिड्यूसर्स और सुपर प्लास्टिसाइजर्स के कारण से। एप्लीकेशंस अगर बात किया जाए हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की, तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जहां पे हाई स्ट्रेंथ की जरूरत होती है जैसे हाई राइज बिल्डिंग और ब्रिजेस में यूज किया जाता है। वही अगर हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट के बारे में बात किया जाए तो इसका वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर जहाँ पे ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस हमें अच्छा चाहिए, जैसे ब्रिज, मैरीन स्ट्रक्चर्स, हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चरल एप्लीकेशंस वगैरह में। कॉस्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है उसका कॉस्ट जो होता है बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर बात किया जाए हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट के, तो इसका भी कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना। कॉस्ट इफेक्टिव उतना नहीं रहता है क्योंकि इसमें स्पेशल एडमिक्सचर्स और हाई क्वालिटी मटेरियल्स डाला जाता है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने को लेकर। इसलिए इसका जो कॉस्ट है वो इफेक्टिव कॉस्ट नहीं होता है, थोड़ा कॉस्ट महंगा पड़ता है। लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस वाइज होता है, परफॉर्मेंस जो इसका होता है वो बहुत अच्छा और मजेदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता। ओके, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं आपके सामने, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर रिसाइकल्ड एग्रीगेट। रिसाइकल्ड एग्रीगेट क्या होता है और हाउ रिसाइकल्ड एग्रीगेट हेल्प इन सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स में कैसे रिसाइकल्ड एग्रीगेट हेल्प करता है उसके बारे में बात करेंगे। ये 7 नंबर का क्वेश्चन आपका है। इससे पहले जो क्वेश्चन बताया वो भी 7 नंबर का था, ये भी आपका 7 नंबर का क्वेश्चन ऑलरेडी बीईयू है ना, यानी बिहार के इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में पूछा गया है। ऐसे ही पहले जो है आपका एक यू था आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, लेकिन इसको चेंज करके अब जो है बीयू कर दिया गया है। तो पिछला जो एग्जाम्स हुआ था 6 सेमेस्टर का उसमें जो है एक यू था, लेकिन अब बीयू आप लोग जो एग्जाम देंगे वो बीयू कंडक्ट यहाँ पे करवाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो रिसाइकल एग्रीगेट्स होते हैं है ना, जो रिसाइकल एग्रीगेट्स होता है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होता है जो कि डिराइव किया जाता है फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ प्रीवियस यूज और डेमोलिश्ड कंक्रीट और मेसनरी स्ट्रक्चर से, जो पहले यूज किए गए हैं किसी कंस्ट्रक्शन को बनाने में, और उस कंस्ट्रक्शन को मतलब जो स्ट्रक्चर्स बना था उसको तोड़ा गया और वहां से एग्रीगेट निकाला जाता है ना। तो वो जो एग्रीगेट प्रोसेसिंग करके निकाला जाता है उसका यूज हम लोग जब एग्रीगेट के तौर पे फिर से करते हैं तो उसको कहा जाता है रिसाइकल्ड एग्रीगेट। These aggregates can include crushed concrete, brick, ceramic, or asphalt. The process involved collecting, crushing, and screening waste material to produce aggregate that can use a new construction project, ताकि उसका नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यूज किया जा सके। कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात किया जाए रिसाइकल एग्रीगेट का सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स में या कंस्ट्रक्शन वर्क में, तो सबसे पहला रिसोर्स कन्वर्जन। द यूज ऑफ रिसाइकल एग्रीगेट हेल्प कंजर्व नेचुरल resources by reducing the demand of virgin aggregate, natural gravel, and crushed stone. This conserves natural resources and minimize the environmental impact associated with the extracting and processing these materials. यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि वर्जिन एग्रीगेट। देखो वर्जिन एग्रीगेट क्या होता है,
वर्जिन का मतलब वैसा चीज जिसका अब तक यूज ना किया गया हो, उसी को वर्जिन कहते हैं, है ना। वैसी चीजें, चाहे वो मटेरियल्स हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट्स हो, जिसका आज तक अभी तक कोई यूज नहीं किया गया है, और उसका हम लोग क्या कहते हैं, वर्जिन कहते हैं। अगर उसका यूज हो गया तो भाई वर्जिन खत्म हो गया। वर्जिन के बारे में मैंने, अगर आपको अभी नहीं, आगे अगर आपके कॉलेज में रिवर इंजीनियरिंग अगर लिया जाएगा एज ए इलेक्टिव पेपर, तो रिवर में भी एक आता है वर्जिन रिवर, है ना। वैसा रिवर जो किसी से ना मिले, है ना। मतलब वो खुद जनरेट हुआ हो और कहीं खुद खत्म हो जाए, है ना। मतलब जनरेट कहीं से हुआ है, ठीक है, उसका एक अपना ओरिजिन पॉइंट है, लेकिन वो किसी से मिला नहीं है, आज तक किसी नदी में वो गया नहीं है, या उसमें कोई नदी आया नहीं है, तो वो आपका वर्जिन रिवर कहलाता है, ठीक है। मतलब जो अकेला अकेला है, मतलब उसके साथ आज तक कोई छेड़खानी नहीं किया गया, ठीक है। तो जो वर्जिन एग्रीगेट्स होते हैं, जो हम लोग पहाड़ों से, है ना, नदियों से जो एग्रीगेट्स निकालते कर उसको प्रोसेसिंग करते हैं, वो वर्जिन जो एग्रीगेट्स होते हैं, उसका रिड्यूस मतलब उसका जो डिमांड होता है वो कम जाता है। और जब कम जाता है, क्यों कम जाता है? क्योंकि जो ऑलरेडी बना हुआ था घर, या कोई स्ट्रक्चर्स या कंस्ट्रक्शन था, उसको डेमोलिश किया गया, तोड़ा गया, और उसी में से कंक्रीट को बाहर निकाला गया और उसको प्रोसेस किया गया, चाहे वो ब्रिक हो, सेरेमिक हो, एस्फाल्ट हो, या क्रस्ड कंक्रीट हो, उसको बाहर निकाला गया, और बाहर निकाल कर उसका प्रोसेसिंग करने के बाद उसका रीयूज किया गया, तो वो रिसाइकल्ड एग्रीगेट हमारा आ जाएगा। तो सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन के लिए ये हमारा एक मेजर कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है, या कंट्रीब्यूट करता है, हेल्प करता है, कि भाई रिसोर्सेज को कंजर्व करता है ना। रिसोर्सेज को, वही रिसोर्सेज को यूज किया जाता है एनवायरनमेंट से, जिसकी ज्यादा जरूरत है, जिसकी जरूरत नहीं है वो रीयूज हम लोग कर लेते हैं। ओके। दूसरा है वेस्ट रिडक्शन। जो ज्यादा वेस्ट जनरेट हो रहे थे, वो वेस्ट जो है आपका कम अब हो जाएगा। यानी रिसाइकलिंग कंक्रीट एंड अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल reduces the amount of waste sent to landfill. Construction and demolition waste are often make up a significant portion of landfill materials, and recycling help divert these materials from disposal site, है ना। क्योंकि अगर बिल्डिंग को तोड़ेंगे तो वहां पे जो भी वेस्टेज हमें जनरेट हुआ, उस वेस्टेज को कहीं ना कहीं खुले में डालेंगे, तो लैंड फिलिंग करेंगे, तो लैंड फिलिंग में मटेरियल्स जो जाएगा वो कम से कम जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो कंक्रीट यूज किए गए थे, ब्रिक्स यूज किए गए थे, उसको ऑलरेडी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसको रीयूज हम लोग कर लिए, इसलिए। ओके। उसके बाद है एनर्जी सेविंग, है ना। जो प्रोडक्शन होता है रिसाइकल एग्रीगेट का, टाइपिकली रिक्वायर्स लेस एनर्जी एज कंपेयर टू एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वर्जिन एग्रीगेट। जो वर्जिन एग्रीगेट होता है उसको एक्सट्रैक्ट और प्रोसेसिंग करने में जो एनर्जी लगता है, उसके कंपेयर में जो रिसाइकल एग्रीगेट में के प्रोसेसिंग और एक्सट्रैक्शन में जो एनर्जी लगता है वो कम लगता है। ओके। इसलिए एनर्जी की भी कमी हो गई, मतलब कम लगा, मतलब एनर्जी भी सेव हो गया। कार्बन इमिशंस भी आपका कम हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और जो प्रोसेसिंग होता है रिसाइकल एग्रीगेट का, वो कम कार्बन इमिशंस देता है एज कंपेयर टू जो वर्जिन एग्रीगेट्स का प्रोसेसिंग में होता है उसके बिहाफ पे। इसलिए जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होते हैं उसके कंट्रीब्यूशंस में भी ये देता है, क्योंकि वहां पे कम रिड्यूस हो जाता है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का। इसके अलावा हमारा जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो उसको प्रमोट करता है रिसाइकल एग्रीगेट, है ना। साथ ही साथ जो लीड और ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशंस है, वो हमें मिल जाता है, क्योंकि जो यूज ऑफ रिसाइकल एग्रीगेट होता है कैन कंट्रीब्यूट टू अचीव पॉइंट फॉर लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन एंड अदर ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशंस।
Many sustainable construction practice, including use of recycled materials, are recognized and incentivized in these certification system. ओके, उम्मीद करते हैं कि ये चीजें समझ में आए हो। चलो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 3 का ए, है ना, 3 का ए। 3 का ए ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। बोला जा रहा है कि आपको भाई वेरियस टेस्ट के बारे में बताना है जो कि परफॉर्म किया जाता है सीमेंट पे, है ना। सीमेंट पे कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उसमें से किसी 3 टेस्ट के बारे में आपको बताना है। यानी एक टेस्ट, है ना, यहाँ पे 3 से अगर डिवाइड कर दें तो 2 नंबर का, है ना, एक टेस्ट आपका लगभग 2 या 2.25 नंबर का आपका यहाँ पे रहने वाला है। ओके, तो एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इस सेशंस को, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो टेस्ट है आपका यहाँ पे फाइनेस टेस्ट। क्या है? फाइनेस टेस्ट। फाइनेस टेस्ट का जो मेन पर्पस होता है वो सीमेंट पार्टिकल्स के फाइनेस को डिटरमाइन करना, विच इज क्रूशियल फॉर इट्स रिएक्टिविटी एंड हाइड्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोसीजर्स के बारे में बात किया जाए तो सीमेंट इज sieved through a standard sieve and residue is expressed as percentage of original weight. सिग्निफिकेंस के बारे में बात किया जाए तो फाइनर पार्टिकल्स जनरली लीड टू वेटर हाइड्रेशन एंड इम्प्रूव स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, है ना, स्ट्रेंथ को डेवलपमेंट में हेल्प करता है। दूसरा आपका, ये आपका पहला हो गया टेस्ट। दूसरा टेस्ट है सेटिंग टाइम टेस्ट। मेन पर्पस होता है इस टेस्ट को मेजर करना कि भाई कितना टाइम ले रहा है सीमेंट के द्वारा टू चेंज देयर लिक्विड टू सॉलिड स्टेट, है ना, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में, यानी सेटिंग करने में कितना टाइम ले रहा है वो ही हमारा सेटिंग टाइम कहलाता है। ओके, प्रोसीजर्स के बारे में बात किया जाए तो वैकेट ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है बोथ इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। इनिशियल सेटिंग टाइम वह टाइम होता है जो सीमेंट पेस्ट लूज इट्स प्लास्टिसिटी, जो प्लास्टिसिटी लूज करता है। और फाइनल सेटिंग टाइम वह टाइम होता है एट विच सीमेंट पेस्ट बिकम्स हार्ड एंड कैन नॉट बी रीवर्क, है ना, जहां पे उसको दोबारा रीवर्क के लिए यूज ना किया जाए। सिग्निफिकेंस के बारे में बात किया जाए तो सेटिंग टाइम जो है वो जरूरी होता है कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग के लिए, ताकि हम लोग एक प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्शन का शेड्यूलिंग कर सके कि भाई कितना दिन में हमारा कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट होगा। साथ ही साथ हम लोग ये भी इंश्योर करते हैं कि सीमेंट अचीव करता है कितना दिन में सेटिंग टाइम है और वो कितना स्ट्रेंथ को अचीव कर पाता है वो भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर पाते हैं। इसके बाद आपका जो तीसरा टेस्ट है वो है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसका पर्पस होता है हमारा एबिलिटी ऑफ सीमेंट कि भाई कितना डेवलप हो रहा है उसका स्ट्रेंथ, उसको इवेल्युएट करने के लिए। प्रोसीजर्स के बारे में बात किया जाए तो क्यूब्स और सिलेंडर्स ऑफ सीमेंट मोटार आर प्रिपेयर्ड एंड क्योर्ड विद अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो डिटरमाइन किया जाता है बाय सब्जेक्टिंग द स्पेसिमेन टू कंप्रेसिव लोड टिल फेल्यूर, है ना, मतलब जब तक वो फेल नहीं होता है तब तक कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं एकदम एक क्यूब बना दिए और उस पर लगा रहे हैं लोड, और जब तक वो फेल ना करे और फेल कर जाए, है ना, तो से फेल करने से पहले तक कितना लोड वो अचीव किया गया वही उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाएगा। सिग्निफिकेंस बात किया जाए तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है यह हमें लोड बियरिंग कैपेसिटी को बताता है कि कंक्रीट स्ट्रक्चर का जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होगा वो कितना होगा। इसके अलावा ये इंश्योर करता है सीमेंट का कैन प्रोवाइड नेसेसरी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। ओके, तो ये 3 टेस्ट आपको यहाँ पे जाने थे। ऐसे और भी टेस्ट के बारे में मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो बाकी आप नोट्स में जो है देख सकते हो, है ना। नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो फॉर नोट्स
आपको जो है इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड करना होगा। इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड करना होगा। इंजीनियर प्लस ऐप को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? तो प्ले स्टोर पे आप सर्च कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको इंजीनियर प्लस ऐप का जो है मैं लिंक दे दूंगा। आप हमारे ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप नोट्स को ले सकते हो। प्लस जो पीवाईक्यू सॉल्यूशंस है वो भी मैंने डाल रखा है, तो आप पीवाईक्यू सॉल्यूशंस को भी जो है वहां से आप देख सकते हो और प्रॉपर तरीके से समझकर पढ़कर अपने एग्जाम को दे सकते हो। और जैसे ही आप एग्जाम में बैठोगे, एग्जाम जब देने जाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये चीज तो मैंने पढ़ा है और आप इसका सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से आप इसका दे सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका बी नंबर है ना, 3 का बी। ये भी आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि व्हाट इज लाइट वेट एग्रीगेट। लाइट वेट एग्रीगेट क्या होता है एंड व्हाट इज लाइट वेट एग्रीगेट मेड अप। लाइट वेट एग्रीगेट क्या होता है और कैसे बनता है या किससे बनता है और डिसएडवांटेज क्या होते हैं लाइट वेट एग्रीगेट का, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। इन सभी चीजों को यहाँ पे पढ़ते हैं क्योंकि ये चीजें आपको जो है बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। क्योंकि 3 का भी, क्योंकि क्वेश्चंस आपको 4 ही अटेंड करने हैं, है ना। ज्यादा क्वेश्चन आपको अटेंड नहीं करना, 4 ही क्वेश्चन अटेंड करना है। लेकिन उन 4 क्वेश्चंस में उन क्वेश्चंस को आप अटेंड करने की कोशिश करना डियर, जो आपको आता हो और प्लस जिसका आप आंसर प्रॉपर तरीके से बता सको, है ना। कई बार क्या होता है कि आप लोग शुरू से कुछ क्वेश्चंस अटेंड करने के लिए स्टार्ट कर देते हो और लास्ट में पता चलता है कि प्रॉपर सॉल्यूशंस आप उसका नहीं दे पा रहे। तो मैं हमेशा बताता हूं कि आप उन्हीं 4 क्वेश्चंस को बनाओ जिसका आप प्रॉपर आंसर जानते हो, है ना। अगर 3 कहीं आप जानते हो तो 3 ही बनाओ, कोई जरूरी नहीं है 4 बनाना। क्योंकि एक आपका ऑब्जेक्टिव तो कंपलसरी है ही, वो आप बनाओगे ही बनाओगे। अगर नहीं भी बनाते हो तो भी इधर अगर 4 बना दोगे तो भी 50 नंबर आराम से आपका मिल जाता है ना। अगर आप प्रॉपर, अगर आप सही आंसर लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा। अगर सही नहीं लिखोगे तो कहाँ से नंबर मिलेगा, है ना। सही लिखोगे तभी तो नंबर मिलेगा ना। मैं अपना बताता हूँ कि मैं कई सारे पेपर्स में मैं ऑब्जेक्टिव छोड़ देता था क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। पहले मैं सब्जेक्टिव बनाता था, हमेशा हमेशा मैं अपने एग्जाम्स में हमेशा सब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कई बार कुछ बनता था कुछ नहीं बनता था, है ना। तो जो बनता था ऑब्जेक्टिव 2-4 जितना बना उतना ही बनाकर छोड़ दो, बाकी सब्जेक्टिव पे फोकस करो क्योंकि मेन मार्क्स आपका सब्जेक्टिव से आएगा, है ना। इसको अगर आप अच्छे से लिख लोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव कितना बनाए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ऑब्जेक्टिव कितना बनाया हो कैसे बनाया हो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज जो है ध्यान रखना, ठीक है। तो सब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करो, मैं हमेशा बोलता हूँ और आज भी बोलूंगा और आने वाले जितने भी सेशंस हमारे होंगे सब में मैं बोलूंगा ऑब्जेक्टिव जरूरी है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव आप पूरा कब बना पाओगे, ऑब्जेक्टिव तभी आप पूरा बना पाओगे जब पूरा आप सब्जेक्ट पढ़े हो। और मैं कभी भी नहीं बताता हूँ कि आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ो, है ना। तो पूरा तो ऑब्जेक्टिव आपसे बनने से रहा, नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा क्योंकि मैंने कभी बोला ही नहीं कि पूरा पढ़ो, है ना। तो सब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चंस पहले बनाओ और बाकी ऑब्जेक्टिव जो 4-5-2 जितने बनते हैं उतने ही। क्योंकि अब जो बीयू है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एग्जाम देता है, आपको भी पता है और हमें भी पता है ना। पहले थोड़ा बहुत ताका झाकी हो जाता था, है ना, लेकिन अब उतना नहीं, अब नहीं होता है। अब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है और कई सारे स्टूडेंट्स मुझे ये चीजें बताते हैं, है ना। तो जो बताया जाता है उसी को तो मैं आप लोगों के साथ कह सकता हूँ। और जो चीज बताया ही नहीं जाता उसके बारे में मैं कैसे आपको बता दूं, है ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट 3 का बी का देखते हैं सॉल्यूशंस। तो देखो भाई, यहाँ पे है आपका आंसर। लाइट वेट एग्रीगेट एक ऐसा टाइप ऑफ एग्रीगेट है जो यूज किया जाता है इन प्रोडक्शन ऑफ लाइट वेट कंक्रीट में, है ना। लाइट वेट कंक्रीट को प्रोड्यूस करने के लिए जो एग्रीगेट यूज किया जाता है उसको लाइट वेट एग्रीगेट कहते हैं। Unlike traditional aggregates such as natural stone or gravel, lightweight aggregate are characterized by their low density, which results in lightweight concrete.
विद रिड्यूस ओवरऑल डेंसिटी। ओवरऑल जो डेंसिटी होता है लाइट वेट एग्रीगेट का, वो क्या होता है, कम होता है ना। उसका जो डेंसिटी होता है वो कम होता है, इसलिए जो है उसको लाइट वेट एग्रीगेट हम लोग कहते हैं। लाइट वेट कंक्रीट को बनाने के लिए जनरली किया जाता है। कौन कौन से मटेरियल से ये लाइट वेट एग्रीगेट बनता है? तो एक्सपैंडेड क्ले एग्रीगेट, है ना, जो कि प्रोड्यूस्ड किया जाता है बाय हीटिंग क्ले इन रोटरी किल्न, causing it to expand. The expanded clay is then crushed with lightweight porous particles. Okay. दूसरा एक्सपैंडेड सेल एग्रीगेट्स, जो कि बनता है बाय एक्सपैंडिंग सेल इन रोटरी किल। सिमिलर प्रोसेस है एक्सपैंडेड क्ले के जैसा। और एक्सपैंडेड परलाइट, परलाइट और जो है ये हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर से, और ये एक्सपैंड करता है, और इसके बाद ये लाइट वेट बन जाता है ना। वाइट ग्रेन्यूल्स बनता है, आर यूज्ड एज एग्रीगेट्स। एंड तीसरा है, चौथा है प्यूमिक एग्रीगेट। प्यूमिक एक टाइप है वोल्केनिक रॉक का, जो कि क्रश किया जाता है और यूज किया जाता है लाइट वेट एग्रीगेट के तौर पे। इसके अलावा फोएम्ड एग्रीगेट जो प्रोड्यूस किया जाता है बाय इंजेक्टिंग एयर और स्टीम इनटू मोल्टेन स्लैग, जो कि लाइट वेट एग्रीगेट हमें बनाकर देता है, जो कि पोरस मटेरियल्स हमारा होता है। डिसएडवांटेज ऑफ लाइट वेट कंक्रीट। लाइट वेट कंक्रीट का अगर डिसएडवांटेज बात किया जाए तो कई सारे डिसएडवांटेज आपके हैं। पहला है लो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जो है आपका कम होता है ना। लोअर कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ कंपेयर टू ट्रेडिशनल कंक्रीट। इसलिए इसका जो यूज होता है वो लिमिटेड होता है स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस के तौर पे। वेयर हाई स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे हाई स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होता है वहां पे जनरली इसका यूज हम लोग जो है नहीं करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो ड्यूरेबिलिटी होता है वो भी हमारा कम होता है लाइट वेट एग्रीगेट का, है ना। और सच एज एक्सपोजर टू फ्रीज थ्रो साइकिल्स और केमिकल अटैक इस पे जो है देखने को मिलता है और बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा जो कॉस्ट होता है लाइट वेट एग्रीगेट का वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और होता है जो भी ट्रेडिशनल एग्रीगेट होता है उसके कंपेरिजन में। इसके अलावा जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी होता है वो एग्जिबिट मोर सिग्निफिकेंट श्रिंकेज और क्रीप ओवर टाइम कंपेयर टू कन्वेंशनल कंक्रीट, जो कि अफेक्ट करता है, जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी होता है स्ट्रक्चर्स का उसको अफेक्ट करता है इन्वायरमेंट के द्वारा। और जनरली टाइम डिपेंडेंट के अनुसार फायर रेजिस्टेंट लाइट वेट एग्रीगेट जो होता है वो गुड फायर रेजिस्टेंस होते हैं। इसके अलावा कुछ ही केस में ये होता है, हमेशा नहीं होता है। नॉट ऑलवेज परफॉर्मेंस गुड एज हाई टेम्परेचर कंडीशंस में नहीं। लिमिटेड लोड बियरिंग कैपेसिटी, जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होता है वो भी हमारा लिमिटेड होता है, कोई ज्यादा होता नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। और हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे स्टडी को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो दो क्वेश्चंस यहाँ पे, दो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने करवाया, 14 28 नंबर का क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे करवाया। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप हमें नहीं बताइएगा हमें कैसे पता चलेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।